हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हम हिंदी उपन्यासों के विकास क्रम का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकारों पर विचार कर लिया है। उसी की अगली कड़ी में आज चर्चा करेंगे घटनात्मक उपन्यास तिलस्मी अय्यारी। ये क्या है? देखें तो तिलस्म शब्द यूनानी टेलेस्मा और अरबी तिलस्मा का हिंदी संस्करण है। इसका अर्थ जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन आदि के ऊपर बनाई गई सर्प आदि की भयावनी आकृति है। आमतौर पर जब हम हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रवृत्ति आती है तिलस्मी और अय्यारी की। ठीक वैसे ही जब आप फिल्मी गानों को सुनते होंगे तो लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, आनंद मिलिंद और क्रिकेट की बात करें तो सहवाग, सचिन की बात आती है। तो ये दोनों शब्द जो हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पर एक साथ इसको जोड़ दिया गया है और आमतौर पर पाठकों के मन में भी तिलस्मी और अय्यारी दोनों शब्द एक ही साथ आते हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम तिलस्मी पर बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया कि तिलस्म शब्द यूनानी टेलेस्मा और अरबी तिलिस्मा का हिंदी में क्या है, संस्करण है, उसका अनुवाद है। और इसके अर्थ के बारे में बातचीत किया कि इसका अर्थ है जादू, इंद्रजाल या अलौकिक रचना या गढ़े हुए धन पर उसके ऊपर बनाई गई सर्प आदि की भयावनी आकृति से लगाया जा सकता है। अब उम्मीद है कि ये बिंब आप लोगों के सामने आ गया होगा। आगे बात करें तो प्राचीन काल में राजा और धनाधीश लोग तिलस्मी किले और महल बनवाते थे। तिलस्मी इमारत प्रायः किसी बहुत बड़े खजाने के ऊपर बनवाई जाती थी। प्रायः खजाना गाड़ने वाले के वंश में होने वाला कोई प्रतापी पुरुष ही उसे तोड़कर खजाना प्राप्त करता था। तिलिस्म बांधने में बड़े बड़े ज्योतिषियों, तांत्रिकों, कारीगरों और गुड़ियों की सहायता ली जाती थी। सामान्यतः जिन उपन्यासों में कथा नायक द्वारा तिलस्मी इमारतों को तोड़कर खजाना प्राप्त करने की कथा वर्णित होती है उन्हें तिलस्मी उपन्यास कहा जाता है। तो पहले हमने तिलिस्म शब्द के शाब्दिक उत्पत्ति के बारे में बातचीत किया, फिर उसके अर्थ के बारे में बताया और समझने के लिए उदाहरण दिया गया कि प्राचीन काल में किस तरीके से एक खोह नुमा चीज़ बनाई जाती थी जिसको तोड़कर अगर वहाँ तक कोई पहुँच रहा है तो वो तिलस्म का एक रूप आपको दिखाई पड़ेगा। और सामान्यतः जिन उपन्यासों में कथानायक द्वारा तिलिस्मी इमारतों को तोड़कर वो खजाना प्राप्त कर लिया जाता है, ऐसी कथा को हम तिलस्मी कथा या फिर तिलस्मी उपन्यास कहते हैं। इस कार्य में नायक को अपने अयारों से बड़ी सहायता मिलती है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि क्यों तिलस्मी और अय्यार दोनों एक ही साथ यूज किए जाते हैं। क्योंकि तिलिस्म को प्राप्त करने के लिए नायक को अपने अय्यारों से बड़ी सहायता मिलती है। अय्यार अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ तीव्रगामी या चपल व्यक्ति होता है। आमतौर पर जब आप ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको केवल उपन्यासों की वहाँ पर एक तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुति कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर आपने तिलस्म शब्द का भी अर्थ समझा होगा। दूसरा जो शब्द अय्यार जुड़ा हुआ है उसको भी आप समझ गए होंगे कि तिलस्म और अय्यार दोनों एक साथ क्यों जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि तिलस्म को प्राप्त करवाने में अय्यारों की बड़ी सहायता होती है। अय्यार अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तीव्रगामी या चपल व्यक्ति। इस तरीके के उपन्यासों के बारे में देवकीनंदन खत्री का नाम महत्वपूर्ण रूप से आता है और देवकीनंदन खत्री के अनुसार अय्यार उसको कहते हैं जो हर एक फन जानता हो। शक्ल बदलना और दौड़ना उनका मुख्य कार्य है। यानी कि जो अय्यार होते हैं वो काफ़ी तीव्रगामी चपल तो होते ही, इसके अलावा वो हर क्षण अपना जो अभिनय है उसको बदल देता हो। दौड़ना उसका मुख्य कार्य है, मतलब कि परिवर्तनकारी उसका जो अभिनय है वो उसको अय्यार बनाता है। तिलस्मी उपन्यासों में अय्यारों का उल्लेख अवश्य होता है क्योंकि इन्हीं पर नायक की संपूर्ण कार्यशक्ति केंद्रित होती है। प्राचीन भारतीय राजनीति में गुण पुरुषों का महत्व स्वीकृत है। गुण पुरुष अपने राजा का कार्य सिद्ध करने के लिए हर प्रकार का कौशल प्रयोग में लाते थे। ऐसे भी एक प्रकार के अय्यार भी गुण पुरुष ही होते थे। यानी कि प्राचीन भारतीय राजनीति में गुण पुरुषों की बहुत चर्चा की गई है और गुण पुरुष अपने राजा का कार्य सिद्ध करने के लिए हर प्रकार के जो भी एक्सपेरिमेंट्स थे उसका प्रयोग करते थे। उसी तरह से अय्यार भी एक प्रकार के गुण पुरुष ही थे। हिंदी में तिलस्म के साथ
अय्यार का कुछ इस प्रकार का अनिवार्य सा संबंध जुड़ गया है कि दोनों को एक साथ मिलाकर तिलस्मी अय्यार उपन्यास कहने की परंपरा चल पड़ी है। तो उम्मीद है कि पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि तिलस्म और अय्यार दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए दोनों को एक साथ हम जब भी उपन्यास पढ़ते हैं तो एक साथ इसको यूज करते हैं। बात करते हैं कि तिलस्मी और अय्यारी या फिर तिलस्मी अय्यारी प्रवृत्ति पर लिखने वाले उपन्यासकार कौन थे, जिसमें सबसे पहला नाम आ रहा है देवकीनंदन खत्री का। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक बाबू देवकीनंदन खत्री हैं। आपके पूर्वज लाहौर निवासी थे, किंतु बाद में काशी में आकर रहने लगे थे। काशी नरेश की कृपा से आपको चकिया और नवगढ़ के जंगलों का ठेका मिल गया था। इन्हीं जंगलों और पहाड़ों में अनेक प्राचीन इमारतों के भग्नावशेषों को देखने से आपकी रहस्यमयी कल्पना शक्ति विकसित हुई। तो आप जानते हैं कि जो व्यक्ति या फिर जो लेखक देखता है उसी को वो लिखने की कोशिश करता है। और यहाँ पर देवकीनंदन खत्री क्यों तिलस्मी अय्यारी उपन्यास लिखना शुरू किए, क्योंकि वे जिस परिवेश में पले बड़े थे वो परिवेश जंगलों का था और जंगल पहाड़ों में अनेक प्राचीन इमारतों के भग्नावशेषों को देखने का मौका मिला। तो ये अपना जीवन ही उस एरिया में बिता दिए, जबकि आम आदमी कभी कभी उसको देखने के लिए जाता है, पर्यटक के तौर पर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों में तिलस्मी अय्यारी प्रवृत्ति सामने उभर कर आई है। और ये एरिया कहाँ का बताया जा रहा है, चकिया चंदौली का नाम आपने सुना होगा, नवगढ़ का किला। ठीक है, नवगढ़ एरिया है, खासतौर से आप देखेंगे मिर्ज़ापुर सोनभद्र के इलाके में, क्योंकि काशी से नज़दीक हैं बनारस से ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स। तो काशी नरेश की कृपा से इनको वहाँ के जंगलों का ठेका मिल गया था और फिर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया उधर ही। क्या लिखा है इन्होंने, आपने चंद्रकांता सन 1888 ईस्वी में लिखकर हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तन किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है, हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआती उपन्यासों में एक शब्द जोड़ा हुआ है मौलिक। जैसे कि परीक्षा गुरु की बात करते हैं तो लिखते हैं कि पहला मौलिक अंग्रेजी ढंग का ये उपन्यास है, और यहाँ पर है कि पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई, यानी कि आम आदमी इसको पढ़ने में पूरा इंटरेस्ट लगाता था, जो सामान्य पाठक थे वो भी। और कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था, हिंदी सीखना शुरू कर दिया था। तो हिंदी के विकास में देवकीनंदन खत्री का काफ़ी योगदान रहा है, और उसका कारण रहा है उनके उपन्यासों की विषय वस्तु जो कि तिलस्मी अय्यारी प्रवृत्ति पर आधारित थे। आगे बात करते हैं, खत्री जी के चंद्रकांता उपन्यास का हिंदी संसार में अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक चंद्रकांता एपिसोड भी आता था जिसमें कि तिलस्मी अय्यारी प्रवृत्ति दिखाई पड़ती थी। टीवी पर आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर आपके जो सीनियर्स होंगे घर में उनसे आप पूछ सकते हैं कि चंद्रकांता कैसे आता था। इसी तरीके से शक्तिमान नाम का एक प्रोग्राम आता था जिसकी भी धूम हमारे जो भी टीवी प्रधान घर थे उसमें दिखाई पड़ता था, और लोग समय निकाल कर देखने जाते थे, क्योंकि उसमें तिलस्म और अय्यारी दोनों का अहम रोल था। शक्तिमान का तो इतना ज़्यादा असर पड़ गया था कि बच्चे उसका रोल निभाने में कई बार खतरे में पड़ जाते थे। तो कुछ उसी तरीके के रचनाएं देवकीनंदन खत्री लिखा करते थे, जिसका कि नाम यहाँ पर बताया गया चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति। और इनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। और जब किसी के उपन्यास पढ़े जाते हैं या फिर किसी को प्रोत्साहन मिलता है तो उसका उत्साह बढ़ता है, और इसी उत्साह को बढ़ाकर देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता संतति नाम से उपन्यास लिखा, जो कि 24 भागों में है। 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद नरेंद्र मोहनी 1893 ईस्वी, वीरेंद्र वीर 1895 ईस्वी, कुसुम कुमारी 1899 ईस्वी, भूतनाथ जो कि अधूरा रह गया है, आदि रचनाएं उन्होंने की हैं। चंद्रकांता की विषय वस्तु पर बातचीत करें तो चंद्रकांता की नायिका विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता है, यानी कि चंद्रकांता उपन्यास जो लिखा गया है वो नायिका प्रधान उपन्यास है, और उसकी नायिका का नाम है चंद्रकांता, जो कि विजयगढ़ की राजकुमारी रही। नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह उसके प्रेमी और उपन्यास के नायक हैं, यानी कि चंद्रकांता प्रेम करती थी वीरेंद्र सिंह से, जो कि नवगढ़ के राजकुमार थे।
जैसा कि हमने बताया कि चकिया और नवगढ़ का ठेका मिला हुआ था जंगलों का देवकीनंदन खत्री को, फिर वहाँ से उन्होंने उपन्यास लिखना शुरू कर दिया। चंद्रकांता अपनी सखी चपला के साथ एक तिलिस्म में फंस जाती है। राजकुमार बीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों की सहायता से तिलिस्म तोड़कर राजकुमारी को मुक्त करते हैं। इसकी प्रवृत्ति पहले ही हमने बता दिया है कि तिलिस्म को तोड़कर जब किसी चीज़ को प्राप्त किया जाता है तो तिलिस्मी उपन्यास के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह अपने अय्यारों के साथ तिलिस्म तोड़कर राजकुमारी को मुक्त करते हैं। अंत में दोनों का सौभाग्यपूर्ण मिलन होता है। तो ये रहा चंद्रकांता की विषय वस्तु। आगे बात करते हैं चंद्रकांता संतति में महारानी चंद्रकांता के 2 पुत्रों की कथा का वर्णन है, यानी कि चंद्रकांता से ही रिलेटेड है और संतति मतलब संतान से जोड़कर यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो टॉपिक है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि पहले इन्होंने चंद्रकांता लिखा, फिर चंद्रकांता संतति, मतलब उसी स्टोरी को आगे बढ़ाने का प्रयास देवकीनंदन खत्री ने किया है। महारानी के 2 पुत्रों को 2 राजकुमारियाँ प्रेम करती हैं और उन्हें सदा के लिए अपना बनाने के उद्देश्य से एक रहस्यमय तिलिस्म में बंद कर देती हैं। अपने अय्यारों की सहायता से दोनों राजकुमार तिलिस्म को तोड़ने में सफल होते हैं। वे न केवल उन रानियों के चंगुल से छूटते हैं बल्कि तिलिस्म में गड़ी हुई अपार धनराशि भी प्राप्त करते हैं। तो ये तो विषय वस्तु रही चंद्रकांता संतति की, जो कि 24 भागों में बटा हुआ है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अगला जो उपन्यास है नरेंद्र मोहिनी, इसमें राजकुमार नरेंद्र पर एक साथ 2 राजकुमारियाँ आसक्त हैं। ठीक है, इससे पहले वीरेंद्र का नाम आया हुआ था, यहाँ पर नरेंद्र मोहिनी, यानी कि नरेंद्र हैं और मोहिनी। नरेंद्र पर क्या है, 2 राजकुमारियाँ आसक्त हैं, मोहिनी रूप धारण कर ली हैं। इन राजकुमारियों में एक अत्यंत धूर्ता और कुटिला है। वह राजकुमार को धोखे में डालकर तिलिस्म में फंसा लेती है। अंततः राजकुमार मुक्त होता है। दूसरी राजकुमारी जिसका नाम है मोहिनी, जो सरल हृदया और राजकुमार की सच्ची अनुरागनी है, उसको प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो उपन्यास है उसका नाम पूरा सार्थक हो जा रहा है। नरेंद्र नायक है, मोहिनी क्या है, नायिका है। और जब भी आप ऑब्जेक्टिव किताबें पढ़ेंगे तो बस इतना याद कर लेंगे कि नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का है। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिरकार उस उपन्यास का नाम नरेंद्र मोहिनी क्यों पड़ा हुआ है। तो यही है, डिस्क्राइब तरीके से अगर सब्जेक्टिव नॉलेज आपके पास आएगा तो आपको किसी भी तरीके का, चाहे कठिन पेपर आए चाहे आसान पेपर आए, दिक्कत नहीं होगी। अगले उपन्यास के बारे में बातचीत करें तो उसका नाम है भूतनाथ, जो कि चंद्रकांता संतति के ही एक अत्यंत कुशल अय्यार भूतनाथ की दिलचस्प कथा वर्णित है। यानी कि भूतनाथ का भी संबंध चंद्रकांता संतति से ही है। उसमें वो एक कुशल अय्यार के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। फिर देवकीनंदन खत्री को लगा कि क्यों न इसको नायक के रूप में हम प्रस्तुत करें, तो उन्होंने इसके ऊपर उपन्यास लिखना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश से ये अधूरा रह गया। आगे बातचीत इस पर करेंगे। भूतनाथ लिखना शुरू किया। वस्तुतः इन तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के मूल में राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम कहानियाँ ही वर्णित हैं। हो सकता है विकल्प में पूछ लिया जाए कि तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों में कौन सा जो विकल्प है सही है, तो विकल्प हो सकता है कि ऐसे उपन्यासों के मूल में राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम कहानियाँ वर्णित होती हैं, जो कि सही होगा। घटनाओं के विकास क्रम में तिलिस्मों के विस्तृत वर्णन तथा नायकों, खलनायकों एवं उनके अय्यारों के कौशल विस्तार का कुतूहल उत्पन्न किया गया है। ये उसकी खास विशेषता है तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों की। खत्री जी के उपन्यासों का पुनर्मूल्यांकन करते हुए प्रदीप सक्सेना ने यह प्रमाणित किया है कि चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। यानी कि प्रदीप सक्सेना एक कथा समीक्षक, उन्होंने लिखा कि चंद्रकांता यथार्थवाद के प्रथम उत्थान का महाकाव्य है। हो सकता है कि परीक्षा में पूछ लिया जाए। वह तिलिस्मी रचना नहीं है। वस्तुतः चंद्रकांता 2 युगों के उस संधि स्थल पर खड़ी है जहाँ से एक युग ढह रहा है और दूसरा उभर रहा है। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। तब फिर यह कृति दयनीय महानता की नहीं, उस नई सुबह की पहली दास्तान है जिसमें उस समय भारत की अंगड़ाइयाँ सुरक्षित हैं। तो ये प्रदीप सक्सेना ने इसको अलग ढंग से देखने की कोशिश की है और इसको उम्मीद के रूप में देखना पसंद किया उन्होंने। प्रदीप सक्सेना ने अपनी बात प्रमाणित करने के लिए तत्कालीन ऐतिहासिक संदर्भों को विस्तार से प्रस्तुत किया है और यह दिखाया है कि तत्कालीन जीवन स्थितियों पर गौर किया जाए तो चंद्रकांता में कुछ भी अमानवीय नहीं है। तो यहाँ पर रामचंद्र तिवारी इनकी बातों से सहमति प्रदान करते हुए लिखते हैं कि निश्चय ही सक्सेना जी ने चंद्रकांता और उसकी परंपरा के उपन्यासों पर फिर से सोचने विचारने की शुरुआत करके हिंदी कथा आलोचना को एक नई दिशा दी है। देवकीनंदन खत्री के बाद हम
बात करते हैं दूसरे उपन्यासकार के ऊपर, जिसका नाम है हरे कृष्ण जौहर। हरे कृष्ण जौहर ने इस क्षेत्र में अपना जौहर दिखाया और देवकीनंदन खत्री की तरह ही बहुत सारे उपन्यासों को लिखा है, जिसमें उपन्यास हैं कुसुमलता 1899, भयानक भ्रम 1900 ईस्वी में, नारी पिशाच 1901, मयंक मोहिनी या माया महल 1901, जादूगर 1901, कमल कुमारी 1902 ईस्वी, निराला नकाबपोश 1902 तथा भयानक खून 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी की चर्चा करते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की मुलाकात आप लोगों को 3 बार लगातार हो चुकी होगी, सामाजिक उपन्यासकार के रूप में, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में, और यहाँ पर उन्होंने तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों पर भी लेखन किया। तो इस तरीके से किशोरीलाल गोस्वामी प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में कितने महत्वपूर्ण लेखक हैं, ये आप सभी को अंदाजा हो गया होगा। किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना के साथ ही कुछ तिलस्मी उपन्यास भी लिखे हैं। उनका तिलस्मी शीश महल इसी परंपरा का उपन्यास है, यानी कि एक ही उपन्यास लिखा है जिसका नाम है तिलस्मी शीश महल। आगे बात करते हैं बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री। टाइटल से ही आपको लग रहा है कि इनका संबंध कहीं न कहीं देवकीनंदन खत्री से होगा, और आप एकदम सही हैं। बाबू देवकीनंदन खत्री के पुत्र बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री थे। इन्होंने अपने पिता की परंपरा को जीवित रखा, यानी कि तिलस्मी और अय्यारी पृष्ठभूमि पर उपन्यास लिखा। बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री ने भूतनाथ को पूरा किया तथा रोहतास मठ नामक मौलिक तिलस्मी उपन्यास लिखा है। कई बार परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है कि भूतनाथ उपन्यास को पूरा किसने किया था, जिसका नाम है बाबू दुर्गा प्रसाद खत्री। तो इस तरीके से आप परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि इनके अलावा और भी बहुत सारे उपन्यासकार थे, जिसमें देवी प्रसाद उपाध्याय का सुंदर सरोजनी, गुलाब दास का तिलस्मी बुर्ज, विश्वेश्वर प्रसाद वर्मा का वीरेंद्र कुमार, श्रीलाल वर्मा का महल आदि उपन्यास उल्लेखनीय हैं। देखा जाए तो तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता देवकीनंदन खत्री को ही मिली। इनके उपन्यासों का इतना प्रचार हुआ कि ऐतिहासिक उपन्यास भी तिलस्मी पुट को में लिखे जाने शुरू हो गए थे। इन उपन्यासों को पंडित रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की कोटि में नहीं रखा है, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने नाथों सिद्धों को साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा था, वैसे ही तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों को भी उन्होंने साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार अति प्राकृत भावना के आधार पर लिखे गए इन उपन्यासों की लोकप्रियता के लिए मध्ययुगीन विकृति रुचि उत्तरदायी है। यानी कि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार जो भी इस तरीके के उपन्यास लिखे गए हैं वो मध्ययुगीन विकृत रुचि के कारण ही लिखे गए। आखिर में यही कहा जा सकता है कि कुछ भी हो, हिंदी के प्रचार प्रसार में जितना योग इन तिलस्मी उपन्यासों का है उतना अन्य किसी गद्य विधा का नहीं है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। अब तो सामाजिक रूपांतरण में साहित्य की भूमिका पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए यह लक्षित किया जा रहा है कि खत्री जी ने केवल मनोरंजन के लिए असंभव कल्पना लोक की सृष्टि नहीं की है। उनकी कल्पना के पीछे तत्कालीन प्रौद्योगिकी का यथार्थ है। उन्होंने एक इतिहास दृष्टि का उपयोग करने की चेष्टा की है। इतिहास दृष्टि की यह यात्रा यद्यपि भौगोलिक आधारों और पुरातात्विक सामग्री से प्रारंभ हुई थी, लेकिन समाप्त राजनीतिक सामंतवाद के पतनशील प्रभामंडल के आंतरिक विघटन और नवजागरण की लहरों से निरंतर टकराव से उत्पन्न प्रभावों पर हुई थी। निश्चय ही इस दृष्टि से खत्री जी के उपन्यास न केवल साहित्य कोटि में आते हैं, बल्कि उनका मूल्यांकन स्तर भी ऊंचा हो जाता है। तो यहाँ पर रामचंद्र तिवारी का मानना है कि रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा कि साहित्य की कोटि के अंतर्गत इनके उपन्यास नहीं आ सकते हैं, उन्होंने तमाम तर्कों के साथ कहा कि निश्चित रूप से इस दृष्टि से खत्री जी के उपन्यास न केवल साहित्यिक कोटि में आते हैं, बल्कि उनका मूल्य स्तर भी ऊंचा हो जाता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने तिलस्मी और अय्यारी दोनों प्रवृत्तियों पर लिखे जाने वाले उपन्यासों पर बातचीत किया। तिलस्मी और अय्यारी का आपस में क्या संबंध है उसके बारे में बातचीत किया, और प्रमुख उपन्यासकारों और उपन्यासों पर चर्चा की, उसके विषय वस्तु पर बात किया, प्रकाशन वर्ष पर बातचीत किया। उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।